सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों एंजल वन लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंजल वन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। अब देखो दोस्तों, हाल ही में एक न्यूज़ तो आपने सुना ही होगा। न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ हमें देखने को मिला था आरबीआई की तरफ से। आरबीआई के न्यू रेगुलेशन हमें देखने को मिले थे कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज को लेकर, जिसमें खासकर ब्रोकर को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट उन्होंने दिया था इस न्यू नॉर्म्स की वजह से। अब नॉर्म्स में यह था कि अगर आप 100 रुपये के शेयर्स मान लो प्लेज करते हैं तो आपको 100 रुपये का वैल्यू नहीं मिलेगा, आपको वैल्यू मिलेगा 60 रुपीज़ का। और इसको क्यों उन्होंने किया था? ताकि जो भी रिस्क है वो सारी रिस्क को कम किया जाए। और इन सारी चीज़ों की वजह से क्या है कि एंजल वन जो एमटीएफ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है या फिर जो भी ब्रोकर एमटीएफ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, वहाँ पर लिवरेज वो उतना ज़्यादा दे नहीं पाएंगी आपको, क्योंकि न्यू रूल्स के हिसाब से अगर देखोगे तो एंजल वन के पास पैसे की थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी अगर हम बात करें शेयर्स को प्लेज करके जो पैसा वो जनरेट करती है उसके बारे में। तो अब ये सारी चीज़ें तो हमें सुनने को मिल गई, स्टॉक रिएक्ट भी कर गया, 10% तक की गिरावट हमें देखने को मिली कैपिटल मार्केट के कंपनीज के शेयर में। बट अब इन सारी चीज़ों के बाद एंजल वन के बिजनेस में कैसा इंपैक्ट आएगा उसकी भी बात कर लेते हैं। देखो, कंपनी बुरी नहीं है, बट अगर कोई भी रूल्स रेगुलेशन आएगा तो उसका दो पहलू होता है। कुछ चीज़ें पॉजिटिव तौर पर रहती हैं तो कुछ चीज़ें नेगेटिव तौर पर रहती हैं। तो पॉजिटिव की वजह से चीज़ें कितनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी इसके बारे में भी हमें आइडिया होना चाहिए, और नेगेटिव अगर है तो कितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उसका भी हमें आइडिया होना चाहिए। तो ये न्यूज़ तो नेगेटिव है, तो कितना नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा तो चलो समझते हैं। तो देखो, अगर हम बात करें 2026 के फाइनेंशियल ईयर की तो उसमें इसका कोई भी इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। इम्पैक्ट अगर आएगा तो 2027 के फाइनेंशियल ईयर से आएगा, क्योंकि ये जो न्यू रूल्स हैं वो 1 अप्रैल से लागू होंगे, जो कि 2027 के फाइनेंशियल ईयर का पहला दिन है। ठीक है, अब बात करते हैं इन सारी चीज़ों की वजह से चेंजेस क्या क्या आ सकती है। तो एफएनओ ट्रेडिंग्स की अगर हम बात करें तो एंजल वन का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू यही है। टोटल रेवेन्यू जो एंजल वन रिपोर्ट करती है उसका 65 से 70% यही सेगमेंट कंपनी को जनरेट कर देता है। बट ये आरबीआई के रूल्स के हिसाब से इम्पैक्ट आएगा इसके, बोल सकते हैं, रेवेन्यू में। क्यों भाई? क्योंकि अगर हम बात करें एफएनओ वाले सेगमेंट के वॉल्यूम्स के बारे में तो वहाँ पर स्लो डाउन आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि एमटीएफ फैसिलिटीज़ से जो वो फंड रिलीज़ करती थी अपने क्लाइंट को, वो फंड मिलना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा और फंड जनरेट करना उनके लिए ज़्यादा मुश्किल होगा। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या है कि एमटीएफ बुक, जो कि एक तरह से कंपनी के लिए फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट की तरह काम कर रहा था, उसकी जो फंडिंग कॉस्ट है वो हमें बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। साथ में अगर हम बात करें इंट्राडे सेगमेंट के बारे में तो वहाँ पर जो लीवरेज मिलता था वो लीवरेज अब थोड़ा सा ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, और इन सारी चीज़ों की वजह से जो इंट्राडे का डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा कम होने वाला है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ये भी एक सेगमेंट है जो कि हिट होगा। और प्रॉप लिक्विडिटी की बात करें तो उसमें जो ऑप्शन टर्नओवर्स हैं वो भी कंपनी का गिरता हुआ नज़र आ सकता है, और ऑप्शन टर्नओवर में लगभग 10 से 12% तक का इम्पैक्ट हो सकता है। कई ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स में ये चीज़ मेंशन की गई हैं। तो ये है पूरी चीज़ें। अब देखते हैं ये सारी चीज़ों के हिसाब से ये नंबर्स कंपनी के आगे चलकर हमें देखने को मिलते हैं या फिर इसके विपरीत देखने को मिलते हैं। विपरीत थोड़ा सा मुश्किल है, बट इसके हिसाब किताब का अगर नंबर देखने को मिले तो मार्केट ऑलरेडी इन सारी चीज़ों को प्राइस इन कर चुकी है। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में, और इनके टेलीग्राम पे चैनल। इसके अलावा दोस्तों मार्केट समरी से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलती है। उसके अलावा मार्केट के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाता है, जिसको भी चेकआउट आप कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है इरेडा, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। अब दोस्तों अगर हम इरेडा की बात करें तो इरेडा को देखोगे तो हाल ही में कुछ न्यूज़ की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी।
न्यूज़ क्या था? तो न्यूज़ हमें ये देखने को मिल रहा था कि कंपनी के बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है ऑलमोस्ट 3000 करोड़ का अमाउंट। किस चीज़ के लिए? बोल सकते हैं QIP के जरिए रेस करने के लिए। क्यों भाई? क्योंकि कंपनी बूस्ट करना चाहती है रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग को। रिन्यूएबल एनर्जी में एक फाइनेंसिंग बिजनेस ये करती है कंपनी, और ये कंपनी कोई मोनोपोली तो नहीं चला रही है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, और भी नए नए कॉम्पिटिटर्स कंपनीज को फेस करना रेगुलर बेसिस पर पड़ ही रहा है। तो इस वजह से जितना ज़्यादा कंपनी के लोन सैंक्शंस हमें देखने को मिलेंगे, जितना ज़्यादा कंपनी फाइनेंसिंग मॉडल इंक्रीज करेगी, एक्सपैंड करेगी, उतना ज़्यादा कंपनी के ग्रोथ के लिए वो अच्छी बात रहेगी। तो ये सारी न्यूज़ जो हमें देखने को मिल रही है, ये एक अच्छी न्यूज़ है। बाकी अगर हम इरेडा की बात करें तो अभी 52 वीक हाई से कंपनी ठीक ठाक आपको नीचे देखने को मिल रही है। गिरावट का नंबर करीब आपको 32.4% का देखने को मिल रहा है। रिन्यूएबल सेक्टर में अगर बूम देखने को मिल रहा है तो उससे रिन्यूएबल सेक्टर से जुड़ी जितनी भी कंपनीज है सभी पैसा बना रही हैं, चाहे कंस्ट्रक्शन कंपनी की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करें या फिर फाइनेंसिंग कंपनी की बात करें, बट वहाँ पर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। अब देखो, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी में फाइनेंसिंग रोल पे करती है काम, और ये कंपनी लिस्टिंग से पहले 7 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे दिख रही थी और लिस्टिंग के बाद 50 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे दिख रही थी। तो इतना जो मल्टीपल टाइम्स का ग्रोथ कंपनी के वैल्यूएशन में हमें देखने को मिला है, क्या इसमें कंपनी के अर्निंग्स भी ग्रो हुए हैं? तो अर्निंग्स ग्रो नहीं हुए थे। तो इस वजह से 50 का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स कंपनी को जस्टिफाइड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, और इसी कारण कंपनी में रिसेंट टाइम में अच्छी गिरावट आप देख रहे हो। और ये गिरावट नहीं है, ये एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग है जो कंपनी को अभी फेस करना पड़ रहा है अपने एक्सपेंसिव वैल्यूएशन की वजह से। और ये कोई परमानेंट नहीं होता, अगर जैसा कंपनी ग्रोथ दिखा रही वैसा ही कंटिन्यू रखती है तो रिकवरी भी आने की पॉसिबिलिटीज़ पूरी रहेगी। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों BSE के बारे में। तो न्यू नॉर्म्स के बारे में जो हमने डिस्कस किया एंजल वन का, उस वजह से एंजल वन का बिजनेस तो हर्ट करेगा। FNO सेगमेंट के जो वॉल्यूम्स हैं वो स्लो होंगे, और इससे BSE और NSE जैसी कंपनीज के जो टर्नओवर हैं उसमें भी इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि BSE की अगर हम Q4 की बात करें तो वहाँ पर जो डेटा हमें देखने को मिल रहा है, वो डेटा से तो पता चल रहा है कि BSE के आने वाले अर्निंग्स हमें काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल सकते हैं। 2025 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू का 80% सिक्योरिटी सर्विसेज वाले सेगमेंट से आया था, और उम्मीद है कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर का जो डेटा है वो भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलेगा। तो 2027 के फाइनेंशियल ईयर का जो गाइडेंस है वो कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट Q4 का जो नंबर है वो मुझे लगता है पर्सनली इस कंपनी का काफ़ी ज़्यादा शानदार हमें देखने को मिल सकता है। और अभी कंपनी 52 वीक हाई से करीब आपको 15% के आसपास नीचे देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। करंट मार्केट में जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी देखने को मिल रहा है उस हिसाब से अगर हम देखें तो अर्निंग्स कंपनी का अगर सही चलती है तो रिसेंट में जो गिरावट कंपनी ने फेस किया है उस गिरावट को कंपनी रिकवर भी कर सकती है। बट अगर आपको कंपनी के गाइडेंस को देखना है कि ये जो न्यू नॉर्म्स से कंपनी के वॉल्यूम्स में कितना इम्पैक्ट आएगा, तो उसके लिए मुझे कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वॉल्यूम्स के इम्पैक्ट की वजह से ही कंपनी के नंबर्स पे इम्पैक्ट आती है। वॉल्यूम्स इंक्रीज होगा, कंपनी के नंबर्स इंक्रीज होंगे, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, नंबर डिक्रीज होगा। तो इस वजह से वॉल्यूम को एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहिए तो बी से कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों दीपक नाइट्राइट के बारे में। दीपक नाइट्राइट की बात करें, हाल ही में इस कंपनी के अर्निंग्स हमें देखने को मिले थे। अर्निंग्स के बाद कंपनी ने गाइडेंस भी दिया था 2026 के फाइनेंशियल ईयर का, जहां पर कंपनी के मैनेजमेंट ने रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस ये दिया है कि हाई सिंगल डिजिट में हम रिपोर्ट कर सकते हैं। हाई सिंगल डिजिट का मतलब क्या? सिंगल डिजिट 0 से लेकर 9% ही होता है, मतलब 0 से लेकर 9 होता है। अब 9 के ऊपर क्या होता है? 10, वो डबल डिजिट हो गया। तो हाई सिंगल डिजिट का मतलब क्या है? मतलब 9% तक का ग्रोथ ये कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। ये मैक्सिमम नंबर है। अगर मिनिमम नंबर की बात करें, मिनिमम नंबर है 9% तक का ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट कर सकती है, और लो डबल डिजिट तक भी जा सकती है, यानी कि 10% तक भी जा सकती है। तो मान सकते हो 9 से 10% तक का ग्रोथ टारगेट कर रही है कंपनी अपने रेवेन्यू में 2026 के फाइनेंशियल ईयर में। EBITDA मार्जिन की बात करें तो उसमें इंप्रूवमेंट की एक्सपेक्टेशन है। कैपेक्स की बात करें अगले 2 से 3 सालों में 2000 से लेकर 2500 करोड़ तक का कैपेक्स ये कंपनी करती हुई नजर आएगी, ऐसा कंपनी का प्लान है। बाकी नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो वो कंपनी है IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स। रिसेंटली कंपनी के शेयर में 5% तक की तेजी देखने को मिली थी। तेजी का रीज़न क्या था? कंपनी ने Q3 के अर्निंग्स रिपोर्ट किए थे, उसके साथ डिविडेंड दिए थे, साथ में कंपनी ने 1:1 के रेशियो में बोनस दिया था, जिसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को एक शेयर देने का फैसला किया था। और अगर हम बात करें कंपनी के नंबर्स के बारे में, तो नंबर्स में जो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें भी 14% तक की ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट की थी। तो अगर आप IRB इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है।
तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।